अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चल रहे थे पेनिसिलिन्स पे। हमने क्या कर लिया हुआ पेनिसिलिन्स का पहले थोड़ा सा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस की, फिर हमने उसकी चारों क्लासेस की, नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, अमाइनो पेनिसिलिन्स एंड देन एंटी सूडोमोनाल ड्रग्स। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम आपको बता देती हूँ। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, मेनिंजोकोकाई थे। स्पायरोकीट ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए वो ड्रग ऑफ चॉइस थी पेनिसिलिन जी। और इसके अलावा कुछ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के लिए वो दी जाती है, और पेनिसिलिन भी ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। देन वी केम टू वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होती हैं, बट इनका स्पेक्ट्रम बहुत नैरो होता है, लाइक ओनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बट इनके अगेंस्ट भी कुछ बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, दैट आर नोन एज मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ ओरियस या फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ एपिडर्माइटिस। देन फिर हमने पढ़ा अमाइनो पेनिसिलिन्स, उसके अंदर आ गया मॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हम एंटेरोकोकाई यानी जो जीआईटी को डिस्टर्ब करते हैं उन बैक्टीरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक एंटेरोकोकाई, शिगेला, सैल्मोनेला। वेराज जो मॉक्सिसिलिन है वो हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर और इस तरह के इन्फेक्शंस में कोलाई इन इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इनका स्पेक्ट्रम क्या हुआ, सेम एज पेनिसिलिन जी। ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ जाएंगे, प्लस ग्राम नेगेटिव रोड्स की कवरेज इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्राम नेगेटिव रोड्स में कोलाई, प्रोटियस मिराबिलिस, मोरेक्सेला, हीमोफिलस एंड देन सैल्मोनेला, शिगेला। जो तीन हमारे रह गए थे जो इसको कवर नहीं करते, जो कि आ जाते क्लेप्सियला एंड एंटेरोबैक्टर और सुडोमोनास, ये तीनों अमाइनो पेनिसिलिन इन पे एक्ट नहीं करती, तो उनके लिए हमने नया ग्रुप बनाया, दैट इज़ एंटी सूडोमोनाल ड्रग्स, पिप्रासिलिन एंड टिकारसिलिन। दे एक्ट अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया, जिसमें आ जाते हैं सूडोमोनास, क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर। और सबसे ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम जो है वो एंटी सूडोमोनाल ड्रग्स का है। और इन सब के साथ जो बीटा लैक्टमेज ससेप्टेबल हैं उनके साथ हमें एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देना होता है, दैट में बी क्लेवुलिनिक एसिड, सैलबैक्टम, टाजोबैक्टम। और अमैक्सोसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड ऑगमेंटिन बन जाता है। इसी तरह जो एम्पिसिलिन प्लस सैलबैक्टम दिया जाता है उसका एक अलग नाम है। तो ये हमारी पिछली रिवीजन थी। अब हम आज पेनिसिलिन्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और पेनिसिलिन्स की फार्माकोकाइनेटिक्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स हमने करने हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स कुछ हद तक हमने कर ली हुई है कि मैंने आपको बताया था कि पेनिसिलिन वी जो है वो ओरली दी जाती है, पेनिसिलिन जी इज़ गिवन पारेंटली, ओरली नहीं दे सकते। तो आज की फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, इसीलिए हम कुछ को ओरल देते हैं, कुछ को पैरेंटरल देते हैं। एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन, टिकारसिलिन, पेनिसिलिन जी, ये सारी की सारी पैरेंटरल फॉर्मुलेशंस में दी जाती है। व्हाट इज़ दिस? एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन, टिकारसिलिन, दे आर गिवन इन पैरेंटरल फॉर्मुलेशन। और जो एम्पिसिलिन है उसको, एम्पिसिलिन गैस्ट्रिक से ना उसने एब्जॉर्ब नहीं होना, उसने जाके स्टमक में ही रहना है, उसने कहीं और आगे एब्जॉर्ब नहीं होना। तो अगर तो गैस्ट्रिक इन्फेक्शन है, किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस इस तरह का इन्फेक्शन है, तो उसे हम ओरली देंगे ताकि वो स्टमक में रहे। तो एम्पिसिलिन इज़ गिवन ओरली इन गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन नहीं है, हमने किसी और इन्फेक्शन के एम्पिसिलिन को देना, तो हम ओरली देंगे तो वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो और इन्फेक्शंस के लिए एम्पिसिलिन पैरेंटली दी जाएगी, वेयर एज इन केस ऑफ गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस एम्पिसिलिन इज़ गिवन ओरली। और जो इनका वो एक्सक्रीशन का रूट है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, किडनी से वो एक्सक्रीट की जाती हैं। मेटाबॉलिज्म इनका ऑलमोस्ट नहीं होता, जिस तरह ड्रग आती है उसी तरह एक्सक्रीट हो जाती है। और पेनिसिलिन आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था, दिस इज़ 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, यानी एसिड है। तो जब ये एक्सक्रीट हो रही होगी तो ऑब्वियसली ये जो किडनी के अंदर एसिड के साथ कंपटीशन इसका होता है, तो प्रोबेनोसिड अगर हम इनके साथ ही ड्रग दें तो उसकी एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपने बात याद रखनी है। ऑल द पेनिसिलिन्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन अनचेंज फॉर्म, यानी मेटाबोलाइज नहीं होती, वैसे एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के अंदर। बस एक इसका पॉइंट है कि ये प्रोबेनोसिड के साथ कम्पीट करती हैं, एक्सेप्ट फॉर, ना आप याद कर लें, ना मतलब ना NA वर्ड याद कर लें। नेफसिलिन एंड एम्पिसिलिन के अलावा सारी की सारी यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं। ये दोनों थ्रू बिलरी रूट फीसिस में जाके एक्सक्रीट हो, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया था बेंज़ोथेन फॉर्म, बेंज़ोथेन पेनिसिलिन इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, और प्रोकेन पेनिसिलिन, ये दोनों इंट्रामस्कुलरली दी जाती हैं। दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। एंड आखिरी बात ये है कि पेनिसिलिन्स कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर अनलेस और अनटिल जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो मेनिंजेस हैं, वो इन्फ्लेम हो जाए। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी का ब्रेन इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है, और उसको पेनिसिलिन दें तो वो क्रॉस नहीं करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर प्रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड है, यानी मेनिंजेस में इन्फेक्शन है और हम चाहते हैं कि वहाँ हमारी ड्रग जाए, तो पेनिसिलिन क्रॉस कर जाएगी उसको। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि ये सिर्फ तभी पेनिसिलिन क्रॉस करती हैं जब उनको ज़रूरत है। पेनिसिलिन ड्रग्स
जो हैं वो सबसे सेफेस्ट ड्रग है। अभी तक हमारी जितनी भी ड्रग है ना, एक आम इंडिविजुअल में भी और प्रेगनेंसी में भी, तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन है कोई भी, तो ड्रग ऑफ चॉइस वुड ऑलवेज बी पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है। अब आगे हमने करने हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट किसी के भी ड्रग का क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी का हमें खतरा होता है कहीं ये ड्रग एलर्जी ना कॉज करे। तो एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट 5 to 10% इंडिविजुअल्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं पेनिसिलिन। और किसी को अगर हल्का फुल्का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो दोबारा जब वो पेनिसिलिन लेगा तो वो एलर्जिक रिएक्शन दोबारा से उसको हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन की 4 टाइप्स होती हैं ना, 1 2 3 4, तो चारों तरह के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सिंपल रैश, अर्टिकेरिया, प्रोराइटिस, सिंपल रैश भी हो सकता है, स्वेयर प्रोराइटिस भी हो सकता है, ये सारी रैश की टाइप्स हैं। ठीक है, फिर एलर्जिक रिएक्शन टाइप 2 में जॉइंट स्वेलिंग होती है, तो जॉइंट स्वेलिंग भी हो सकती है। हेमोलिटिक एनीमिया टाइप 3 के अंदर होता है, और एनाफिलेक्सिस तक हो सकता है। अगर किसी को पेनिसिलिन से स्वेयर एलर्जी है तो उसको एनाफिलेक्टिक शॉक भी आ सकता है। फिर एक मैंने बात लिखी हुई कि अगर किसी को पेनिसिलिन, 5 to 10% पीपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेनिसिलिन का एलर्जिक रिएक्शन हुआ पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा उन्होंने पेनिसिलिन दी तो दोबारा होगा और स्वेयर होगा। कुछ के अंदर ऐसा होता है कि दोबारा देने से नहीं होता, कुछ के अंदर अगर दोबारा हो सकता है 5 to 10% के अंदर। तो इसीलिए अगर किसी को पहली दफ़ा एलर्जी हो गई तो हमें दोबारा नहीं देना चाहिए। और अगर किसी को पहली दफ़ा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया, यानी बहुत सवेयर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो हम कभी भी उसको पेनिसिलिन नहीं देंगे। प्लस जितनी भी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं ना, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम एस्ट्रोनम, ये चारों की चारों हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि सबकी सब बीटा लैक्टम है। तो जिसको एक बीटा लैक्टम से एलर्जी है उसको सभी से एलर्जी है ऑलमोस्ट। क्लोज एलर्जेनिसिटी कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद मेथिसिलिन, ये पहले हमने कर लिया है कि मेथिसिलिन प्रोटोटाइप है किसकी? एंटी स्टेफाइलोकोकल ड्रग्स की। और ये मेथिसिलिन जो है ये हम आजकल नहीं देते, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वाई? बिकॉज इट कॉजेज इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करती है, नेफ्सिलिन कॉजेज न्यूट्रोपीनिया। तो ये पुरानी बात हमने कर ली थी। फिर उसके बाद आगे है यही जो मैंने आपको अभी बताया कि कंप्लीट क्रॉस एलर्जेनिसिटी अमंग डिफरेंट पेनिसिलिन्स। एक तो पेनिसिलिन्स भी काफ़ी सारी हैं, तो उनके दरम्यान में क्रॉस एलर्जेनिसिटी, यानी अगर किसी को पेनिसिलिन जी से एलर्जी है तो हम ये नहीं करेंगे कि उसको एमोक्सिसिलिन देंगे, तो कंप्लीट एक एलर्जी है। कंप्लीट क्रॉस एलर्जेनिसिटी अमंग पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के अपने ग्रुप के दरमियान क्या है? कंप्लीट क्रॉस एलर्जेनिसिटी। लेकिन बाकी जो बीटा लैक्टम्स है लाइक पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स, उनके दरमियान पार्शियल क्रॉस एलर्जेनिसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर इसको पेनिसिलिन दी है तो अगर मैंने उसको सेफलोस्पोरिन दे दी है, जो अगली वाली हमारी क्लास है ड्रग की, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि उस दोनों का एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो पार्शियल है कि कभी चांसेस हैं कभी नहीं है। लेकिन अमंग डिफरेंट पेनिसिलिन के ग्रुप लाइक एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन जी, इन दोनों के दरमियान कंप्लीट है कि अगर किसी को पेनिसिलिन जी से एलर्जी है तो उसको एमोक्सिसिलिन से भी है। तो ये कंप्लीट कन्फर्म बात। फिर उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। फिर एक और स्किन रैश ही होता है, एम्पिसिलिन उसके साथ एसोसिएटेड। एम्पिसिलिन के अब कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनने। एम्पिसिलिन एक मैक्यूलोपैपुलर, ये भी ना एक स्किन रैश कर सकती है। ये स्किन रैश की टाइप है मैक्यूलोपैपुलर। इसके आपने गूगल पे आपने पिक्चर देखनी है और आपको पता चल जाएगा किस तरह का रैश होता है। तो मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैश करती है, ठीक है, यानी एम्पिसिलिन को दिया कुछ लोगों में स्किन रैश कर सकती है, और ये एलर्जिक रिएक्शन से नहीं किसी और मैकेनिज्म से करती है। तो यानी हिस्टामिन और वो सारा एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये कुछ और ही मैकेनिज्म है, लेकिन ये स्किन रैश कर सकती है। तो इसका एक नाम भी होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सुन लें कि एमसीक्यू में आप ये नाम देखें तो आपको पता हो कि ये एम्पिसिलिन करती है। तो दैट इज़ जेरिक्स हर्ट्ज़हाइमर रिएक्शन। ठीक है, ये इसका नाम है, कि आपको बस अंदाज़ा हो कि इस तरह का कोई रिएक्शन एम्पिसिलिन कॉज करती है। फिर उसके बाद अगर जीआईटी भी करें तो एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, इनका ना एक और प्रॉब्लम भी है। एमोक्सिसिलिन का तो इतना नहीं है, क्योंकि एमोक्सिसिलिन तो जाके ब्लड में वो हो जाती है ना, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। एम्पिसिलिन तो सारी की सारी जीआईटी में बैठी रहती है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का एक नुकसान ये होता है कि एक तो इसने जो बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया था हमें, उसको तो इसने किल कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा था गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, एम्पिसिलिन जाके उसको भी किल करना शुरू कर देगी। उसको जब किल करेगी तो कुछ बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, या अब उसको भी किल कर दिया। जब नॉर्मल फ्लोरा की डेथ हो जाएगी तो बॉडी वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बॉडी की इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तब बॉडी वीक होगी ना, तो अब जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको इन्फेक्शंस मज़ीद होना शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है, और इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत सवेयर होते हैं, जो ड्रग्स की वजह से होते हैं, वो एक है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये आप माइक्रो में ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक बैक्टीरिया है। जब एम्पिसिलिन देते हैं हम, तो
यानी उसकी जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन बहुत सवेयर डायरिया कोज करता है और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस उसको हम कहते हैं। तो आपने ये कहना है कि एम्पिसिलिन इज़ एसोसिएटेड विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। किस तरह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी सारी स्टोरी मैंने आपको सुना दी कि जैसे एम्पिसिलिन जाएगी गट में, वहाँ बैठी रहेगी, वहाँ जाके नॉर्मल फ्लोरा को किल कर देगी, बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज़ कर जाएगी और बाहर से इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन तभी होता है जब इस तरह की सूरत हाल हो, यानी ड्रग इंड्यूस्ड मोस्टली होता है, और ये हॉस्पिटल्स में होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ड्रग्स दी जा रही होती हैं, बहुत कॉमन, तो सीवियर डायरिया हो सकता है। फिर उसके बाद इसी तरह यीस्ट और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की भी ओवर ग्रोथ हो सकती है और जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है। आमतौर पे हर एंटीबायोटिक से नोज़िया वॉमिटिंग होता है, लेकिन एम्पिसिलिन के ख़िलाफ़ ये जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या है कि सीजर्स कॉज करा सकती हैं कुछ ड्रग्स ये, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। और भी हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं, लाइक साइटोपिनिया, जैसे हमने किया कि नेफ्सिलिन न्यूट्रोपिनिया कॉज कर सकती है। तो कुछ ब्लड के अंदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक कोआगुलेशन डिक्रीज़ हो सकती है, मैंने ये लिखा है कि कोआगुलेशन कम हो सकती है, ब्लड प्लेटलेट्स और ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। तो ये हमारे पास